मैं अभिषेक पांडे आज अपनी सीरीज़ के एक नए वीडियो के साथ इससे पहले मैंने आप सभी को अपने स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों से रूबरू करवाया था। आज हमारे पास हमारी जो फार्मेसी की स्पेक्ट्रम हाई फार्मेसी कॉलेज की पहली बैच बैचलर ऑफ फार्मेसी की थी, वो बच्चे हमारे साथ हैं। और आज ये बच्चे हमारे साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये बैच 19 to 23 पास आउट बैच है इस ईयर की। और बड़ा हर्ष हो रहा है ये आप लोगों को बताते हुए कि हमारे इसमें जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट या फ्यूचर में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाले स्टूडेंट्स हैं, काबिल स्टूडेंट्स हैं। और इनके लिए एक बार इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इनके भविष्य को लेकर, और अभी इनके रिजल्ट के लिए इनको बहुत सारी बधाइयाँ। आइए वन बाय वन इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूँगा कि आप भविष्य में, जैसे आपने ये 4 साल का सफ़र हमारे साथ बिताया और बेहतरीन रहा ये 4 साल का सफ़र, ऐसे ही आगे जीवन में आप जिनके साथ मिलेंगे, जिनके साथ रहेंगे, जिनके साथ आपका आगे की हायर स्टडीज़ चलेंगी या फिर जॉब में आप रहेंगे, उनके साथ भी इसी तरीके का प्रभाव उनके ऊपर डालते रहेंगे अपना। ऐसी उम्मीद मेरी आप सभी से है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपके भविष्य के लिए इस संस्थान की तरफ से, हमारी तरफ से, आपके और टीचर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो सबसे पहले उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। आप अपने सभी नाम बता दीजिए। आप बेटा? शैलेश मौर्य। शैलेश मौर्य। फ्रॉम अयोध्या सर। ठीक है, आप माइक ले लीजिए। सर माय नेम इज शैलेश मौर्य फ्रॉम अयोध्या। ठीक है, अयोध्या क्या डिस्टेंस पड़ता है बेटा आपके? सर अयोध्या लगभग यहाँ से सर 45 किलोमीटर पड़ता है। 45 किलोमीटर। यस सर। फिर उसके बाद जस्ट इधर की दिशा में सर वेस्ट की दिशा में 12 किलोमीटर जाएंगे, फिर वहाँ पे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन घर रहता है सर। चलिए, तो लगभग 50 प्लस किलोमीटर पड़ते हैं आप। यस सर। तो आपने ये 4 साल मैनेज किए पर डे आ जाके? नो सर, पर डे नहीं आए थे। यहीं पे हमारे घर मतलब रिश्तेदार रहते थे, रिलेटिव, तो उन्हीं के यहाँ हम 4 साल अपने व्यतीत किए। और आज जो भी मैंने अचीवमेंट पाई है सर, ये उन्हीं की लगभग बदौलत है, क्योंकि अगर वो हेल्प ना करते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। ठीक है। अब बगल आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज़ संदीप उपाध्याय। मैं महारुआ गुलाम अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ सर, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से। क्या डिस्टेंस पड़ता सर है? डिस्टेंस लगभग 40 के आसपास। तो आपने भी कैसे मैनेज किया? सर मैंने मैनेज किया रूम लेकर के सर, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर रूम लेके। ठीक है, आपका बेटा? My name is Khakshi Bano from Sultanpur. यस। क्या डिस्टेंस पड़ता है सुल्तानपुर Distance 35 something. 35 किलोमीटर। तो Yes. आपने कैसे मैनेज किया? Per day up down. पर डे अप डाउन करके? Yes sir. चलिए, आपका? हेलो सर, माय नेम इज नितिन कसौधन। आई बिलोंग टू धनपतगंज। लगभग डिस्टेंस 15 किलोमीटर, 15 से 20 Yes, sir. किलोमीटर Near के about- आसपास पड़ता है। नियर अबाउट 15 to ठीक है, 16 तो आपने भी पर डे अप डाउन करके Yes, sir. 4 साल को मैनेज किया। ठीक है। कई सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि आप बहुत लंबा सफ़र है, हमारे पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं, तो हमको, और वाकई में हमारा जो जीवन होना चाहिए, और ख़ास करके पढ़ाई के दौरान, कि वो संघर्षशील होना चाहिए, कि उस दौरान अगर हम जितनी ही मेहनत करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, तो हम जीवन में अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं जो हमने एक गोल सेट किया होता है शुरुआत से ही। ठीक है, तो आप सभी के बी फॉर्म कंप्लीट हो गए, विद ऑनर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं बी फॉर्म के बाद क्या आप किस फील्ड में जाएंगे? फार्मेसी की जो हायर स्टडीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, या फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, कई सारी फील्ड्स में हमारे पास जॉब के लिए जगह होती है, तो किस तरफ बढ़ना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मेरा इस तरफ से रहेगा, वन बाय वन। नितिन जी, आप बी फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद क्या करना चाहेंगे? अब मैं सर आगे एम फॉर्म करना चाहता हूँ। एम फॉर्म करना चाहेंगे, तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आप एम फॉर्म करने जा रहे हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं सबसे। आप बेटा क्या करोगे? M Pharm. स्पेशलाइजेशन क्या होगा? Pharmacology. फार्माकोलॉजी। Yes, sir. ठीक है, आपका? सर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सर। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये सर। एम फॉर्म करेंगे। ये सर। ठीक है, आप? सर मैं एम फॉर्म भी करूँगा, साथ साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी करूँगा। इंटीग्रेटेड यस पीएचडी भी सर, करेंगे। विद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सर। ठीक है, अभी 2 बच्चों के बारे में मैं आगे फिर और कुछ बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा उस पर बाद में उस पर चर्चा करेंगे। जी सर। बहुत ऐसी चीज़ें हैं।
तो चलिए, सबने ये बता दिया कि सबका मेन गोल जो भी है वो है एमफॉर्म करने का। हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब हमको जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। सबके अलग अलग स्पेशलाइजेशन रहेंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो जब एमफॉर्म कंप्लीट हो जाता है, जैसे बीफॉर्म कंप्लीट हुआ, तो एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आया कि अब क्या करना है। क्या करना है? यस सर। अब जब एमफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, देखो अब हम ऐसी जगह पे हैं, ऐसे मुकाम पे हैं कि हमको क्या करना होगा, पहले से जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 2 साल बाद, उसकी तैयारी करके रखनी है। ठीक, तो एमफॉर्म के बाद फिर हम किस फील्ड में जाना चाहेंगे? ठीक है, तो उसके लिए 1 बाय 1, नितिन आप किस फील्ड में जाओगे बेटा एमफॉर्म के बाद? सर एम.फॉर्म के बाद मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है, मुझसे जितना मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है फार्मेसी फील्ड में रह के, कि फार्मेसी फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फील्ड है वो अपने आप में बहुत अच्छी फील्ड है। यस सर। अब किसी भी क्या हमारे पास 4-5 चीज़ें होती हैं बेसिक सी लाइफ को जीने के लिए। एक बहुत अच्छी जॉब हो, रिस्पेक्टेड जॉब हो, खूब ढेर सारे पैसे कमाए हम जीवन में, और एक अच्छी एक स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो होनी चाहिए। यस सर। चारों चीज़ें मुझे लगता है कि सबकी भरपाई कर देता है हमारा R&D डिपार्टमेंट। यस सर। ठीक है, चलिए अब बात ये करते हैं कि हमारी ऐसी फील्ड है फार्मेसी की, और ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है कि अगर आपने B.Pharm, D.Pharm या M.Pharm जो हमारी अलग अलग कोर्सेज हैं, आप अगर इनको करते हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, कई सारी फील्ड में होती हैं। जैसे बात करूँ 2-4 एग्जांपल्स की, तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं जिनमें आप जाएंगे, काम करेंगे, तो जो आपने कई जगह सुना होगा MR की जॉब, तो वो आपको आसानी से मिल जाती है आफ्टर D.Pharm, B.Pharm। अब सेकंड अगर बात करें तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन है आपके पास। थर्ड R&D की बात करूं, R&D में जा सकते हैं, अपने बिजनेस में जा सकते हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आपको आप देखेंगे अलग अलग फील्ड्स में मिल जाएंगी, चाहे वो नॉर्मल CSC PSC पे आपको जॉब करनी हो, मेडिकल कॉलेजेस में करनी हो, या आप चाहें तो मिलिट्री में, आर्मीज़ में आपको इस तरह की पोस्टेज मिल जाएंगी। तो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारी होती हैं। तो अब बात करेंगे नितिन जी से। नितिन देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप R&D में जाना चाहते हैं और आपने निश्चित तौर पर एक अच्छी खासी रिसर्च करी होगी अपने ऊपर। यस सर। क्योंकि इतनी फील्ड्स होते हुए भी, और आप देखोगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा जिम्मेदारी वाली जॉब है। यस सर। ठीक, मार्केटिंग करने वाला आदमी फ्री रहता है, बहुत जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, अगर कंपेयर करें हम R&D से। ठीक, तो आपको कब ऐसा लगा और आपने अपने अंदर ऐसा क्या देखा कि आप सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं R&D में? सर ड्यूरिंग माय एकेडमिक्स ईयर मैंने देखा सर, सेकेंड सेमेस्टर में मुझे ऐसा लगा कि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग बना सकता हूँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उसका मेन पॉइंट क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट वो रिसर्च ही होता है जी। बिना रिसर्च के बाद कोई भी मेडिसिन मार्केट में नहीं लॉन्च हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ नया करना है तो सबसे पहले कुछ नया बनाना होगा, जब कुछ नया बनेगा तभी कुछ मार्केट में नया आएगा। तो मुझे वहीं से पता चला कि जब मैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहा था तब मुझे पता चला हाँ कुछ रिसर्च भी होता है। तो वहीं से मैंने थोड़ी बहुत नेट से जानकारी ली, तो मुझे पता लगा कि एक डिपार्टमेंट होता है R&D। तो मैंने वहीं से ट्राई किया इसके बारे में और जानने के लिए, कुछ ड्रग्स वगैरह के बारे में जाना। उसके बाद कुछ मुझे पता चला कि हाँ ऐसा आगे इसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली जब प्रैक्टिकल्स के दौरान ड्यूरिंग B.Pharm जब आप प्रैक्टिकल लैब्स में जाते थे तो आपने देखा कि हाँ किस तरीके से हम 2-3-4 अलग अलग केमिकल्स को या अलग अलग ड्रग्स को मिला के कुछ एक नई चीज़ को ऑब्टेन करते हैं। यस सर। हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल लगभग ऐसा ही करते हैं जो प्रोसीजर होता है हमारा। यस सर। ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमने क्या किया, 2-3-4 अलग अलग केमिकल्स को मिलाया और एक नई चीज़ को फॉर्मेशन कर दिया उसका। तो इस दौरान एक ऐसी जिज्ञासा आपके दिमाग में जगी कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है और ऐसे नए नए इन्वेंशंस हम भी करने में सक्षम हो सकते हैं। जब हम आगे हायर स्टडीज़ करेंगे फिर हमने और नॉलेज गेन किया उसके बाद। ठीक है, तो हम सभी की यहाँ बैठे आप 4 स्टूडेंट्स में से 3 और मैं, हम सभी की
शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप Thank you, sir. वाकई में R&D में जाके और अपनी जो आपकी नॉलेज है उससे ज़रूर ही हमारे भारतवर्ष को या हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। यस सर। अब आपसे बात करते हैं बेटा, आपने भी अभी बताया जैसे नितिन ने कहा कि वो M.Pharm के बाद क्या करने वाला है, तो सेम वही क्वेश्चन आपके साथ है। आपने भी बताया कि आपको M.Pharm करना है फार्माकोलॉजी से, Yes, sir. तो उसके बाद फिर आप क्या करना चाहते इंडस्ट्री ज्वाइन करना हैं? इंडस्ट्री ज्वाइन करना Yes. चाहते हो। ऐसा बेटा देखो, इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा सा मैं अगर बात करूं कि अपने लोकेशन की बात करूं यस सर तो हम उत्तर प्रदेश में हैं Yes, और sir. उत्तर प्रदेश के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जो जिनके आसपास बहुत ज़्यादा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हों, फैक्ट्रीज हों, Yes, नहीं sir. है बिल्कुल भी। नहीं सर तो हमको क्या करना होगा, और ये स्पेशली मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन संदीप से या शैलेश से या नितिन से पूछ सकता था, यस सर पर आपके लिए क्यों है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो बाहर हैं सारी, यस सर अलग स्टेट्स में हैं। यस सर तो क्या आप ये मैनेज कर पाओगे इन फ्यूचर, Yes, sir. फीमेल होने के नाते, यस सर कि आपको घर से दूर रहकर जॉब करनी पड़े, तो वो चीज़ें मैनेज यस सर आई ठीक। मैनेज बहुत अच्छी बात है। और फैमिली सपोर्टिव है, Yes, sir. आपको Family फ्यूचर में जॉब करवाएगी और ऐसी जगह पे करवाएगी इंडस्ट्री में। Yes, sir. तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप R&D छोड़ के या मार्केटिंग छोड़ के या अपने बिजनेस को बिल्ड करने के अलावा आप इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं? सर ये अपना बिजनेस ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो बाद में भी हो सकता है, बट जी। इंडस्ट्री में इस वजह से ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि मेरा मीन्स बचपन का ही एम था कि मुझे मेडिसिन्स बनानी है, अच्छा चाहे जैसे करके मुझे इंडस्ट्री में ही ज्वाइन करना है, बस इसी वजह से मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करना अच्छा, चाह रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको मेडिसिन बनाना, उसकी Yes, sir. फॉर्मुलेशन करना, उसका प्रिपरेशन करना, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि नहीं Yes, हमको sir. ये करना है, हमने sir. बचपन से एक ड्रीम तैयार कर रखा है अपने लिए Yes, sir. कि हमको फ्यूचर में ऐसा करना है। यस सर तो आपको ये सारी चीज़ें ठीक है, वाकई में बहुत अच्छी बात है। देखो हमारी जो फील्ड है ये, और मैं ये इस चीज़ को बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मेडिकल फील्ड में और ख़ास करके फार्मेसी प्रोफेशन में अगर हम हैं तो हमने एक ऐसा योगदान दिया अपनी कम्युनिटी को यस सर कि हमने एक ड्रग को डिज़ाइन करने का काम जो होता है वो एक फार्मासिस्ट का ही होता है। फार्मासिस्ट यस हम ही उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, हम ही उसका कंपोजिशन रेडी करते हैं, ठीक है। हमें इसको बेचते भी हैं। हम ही उसको बेचते भी हैं, ठीक है। वाकई में 100% सही बात है कि हम ही उसको बेचते भी हैं। एक फार्मासिस्ट के पास ही अथॉरिटी होती है किसी ड्रग को सेल या परचेज करने की, ठीक है। तो आपने जो अपने ड्रीम के हिसाब से आपने अपना ट्रैक तैयार किया Yes, कि sir. हमको इस फील्ड में जाना है, इस इस field ट्रैक में पे जाना जाना है, है, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझना है मुझे थोड़ा सा कि M.Pharm फार्माकोलॉजी से, यस सर ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम फॉर्मुलेशन सेक्टर में जाते हैं तो हमारे लिए फार्मास्यूटिक्स Pharmaceutics, yes, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Yes. तो आपको कैसा लगता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करेंगी कि फार्माकोलॉजी से आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही हैं? सर मतलब इसमें ये है कि जैसे फार्माकोलॉजिस्ट रहेगा तो मैं QA या QC में भी जा सकते हैं। जैसे अब फार्मास्यूटिक्स है तो प्रोडक्शन एरिया जी। में मोस्टली लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन QA या QC में किसी भी सब्जेक्ट से रहेंगे तो हो सकता है। और उसके बाद जैसे फार्माकोविजिलेंस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रोल है फार्माकोविजिलेंस का, तो फार्माकोलॉजी के थ्रू फार्माकोविजिलेंस में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो आपने थोड़ा सा समझना यहाँ ये होगा, देखो आप इस क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा गौर करो, तो इस बच्चे ने सिर्फ इतना ही डिसाइड नहीं किया कि हमारा ड्रीम ये है तो हमको ट्रैक ये चूज करना है, उस ट्रैक में भी अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो हमको किस रूट पे जाना है, ठीक है। बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। और वाकई में फार्माकोलॉजी आप अपने काम को कितना बेहतर तरीके से करते हो ये एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता है, यस सर। ठीक है। हमारा काम करने का तरीका और हमारा इंटरेस्ट कितना बेहतर है हमारी जॉब के साथ, कितना अच्छा रिलेशन है हमारी उस जॉब के साथ, वो डिसाइड करता है कि हाँ हम कितने बेहतर काम कर सकते हैं। तो वाकई में ढेर सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए आपके। अब और कुछ, या अब मैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये हमारे दोनों स्टूडेंट्स शैलेश एंड संदीप, आपने अभी इससे पहले होने वाले एग्ज़ाम्स में GPAT एग्ज़ाम की तैयारी करी, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। अनफॉर्चुनेटली संदीप कुछ मार्क्स से पीछे रह गया और शैलेश ने GPAT के एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई संदीप जी, शैलेश जी। और संदीप जी आपके लिए भी, आप 4, 6, 10 नंबर बहुत मायने नहीं रखते,
बहुत सारे हमारे पास attempt करना बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां हमको पता ही नहीं है कि रेस में दौड़ना कितनी तेज दौड़ना है। कितना है, कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोगों से कंपटीशन होने वाला है। और ऐसे कंपटीशन में जब आप बैठने का थोड़ा सा आपके अंदर जज्बा आ जाए, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने जो मेरी अपनी सोच है या मैंने जितना ऑब्जर्व कर पाए हम, या मेरा ब्रेन जितना कैपेबल है, मैंने देखा है कि 100 बच्चों में से 4-6 बच्चे जीपैट का एग्जाम देते हैं। यस सर। तो वाकई में अगर ऐसी फील्ड में आप जा रहे हो, आप थोड़ा सा यूपीएससी की बात कर लो, तो यूपीएससी क्या है? ऐसी रेस है कि जहां हमको पता ही नहीं है कि हाँ हमको कब तक भागना है, कितना भागना है। यस सर। ऐसे ही जीपैट भी है। यस। ठीक है, तो वो 4-6 नंबर जीवन में बहुत जगह मौका मिलेगा। इससे सर मुझे एक कोटेशन याद आता है सर इंग्लिश का कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, द एसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज नॉट कंक्यूरिंग बट फाइटिंग वेल। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है आप विनर हों, बिल्कुल फाइट करिए, वो भी कितना बेहतर तरीके से आप लड़ाई को लड़ते Yes, हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और रिजल्ट कैसा आएगा ये उन पे छोड़ देते हैं जिनको रिजल्ट बनाना है। हमारा काम है कि अपना जो हमारा काम है वो 100% कितना अपना देना बेहतर है कर सर। सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। उससे पहले आपने भी एक गोल सेट किया होगा कि एमफॉर्म करने के बाद फिर आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन हमारा वही है संदीप जी कि एमफॉर्म कंप्लीट करने के बाद फिर आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। फ्यूचर में सर वो एनालिसिस, एम फॉर्म तो मैंने सोचा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से एनालिस्ट बनने का है, क्योंकि जो मशीन्स हैं जो लैब में हैं, जैसे एनएमआर, यूवी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मशीनें हैं, उनसे थोड़ा सा मेरा लगाव थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। और आप गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना चाहते हैं? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट एनालिस्ट का भी काम एक ऐसा काम होता है मेरे हिसाब से जी सर। कि कोई भी किसी जोन का डीआई है, किसी डिस्ट्रिक्ट का, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का, या आप इंडस्ट्रीज़ में इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो, बिल्कुल सर। वहाँ पे जो चीज़ें डीआई ने कोई सैंपल कलेक्ट किया फिर वो आपको लाके देगा। अब आपकी रिपोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको कितना बेहतर तरीके से उसके डाउट्स को क्लियर करना है। ये सर बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है सर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप किसी के क्योंकि डीआई अगर सैंपल को कहीं से कलेक्ट कर रहा है तो वो किसी का फ्यूचर लेके वहाँ से चला बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप अपनी रिपोर्ट्स को कितनी ईमानदारी के साथ उस पर लगाते हैं? बिल्कुल सर, अपना 100% देंगे सर। ठीक है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू सर फ्यूचर के लिए। और मेरा विश्वास है आप चारों ने जो सोच रखा है जी सर, पिछले 3-4 सालों में मैंने जितना आप सबको ऑब्जर्व किया है, तो आपने जो भी चीज़ें सोच रखी हैं वो 100% होंगी और आप अपने मुकाम को पाएंगे ही पाएंगे। ठीक है, अब शैलेश जी आपसे बात करते हैं कि आपने बताया कि आप एमफॉर्म करने वाले हो। अब एमफॉर्म करने के बाद फिर आपने क्या सोच रखा है कि फ्यूचर में क्या करेंगे? सर मैंने आपको बताया था कि सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से सर एमफॉर्म करेंगे जी, और वो भी सर बताया मैंने आपको कि इंटीग्रेटेड पीएचडी करेंगे। ठीक है, इससे सर हमारा टाइम भी बचेगा और साथ साथ जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है जी, जो कि फार्मास्यूटिकल का जो डिपार्टमेंट है यहाँ के सबसे सर, जैसे यूपीएससी को लोग टारगेट करते हैं कि मेरा आईएएस का सपना है सर, वैसे हमने अपना टारगेट बनाया है कि मेरा R&D सपना है जी। अभी सर मेरे थोड़ी देर पहले क्लासमेट ने बताया कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि R&D में जाएंगे, ड्रग डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे सर, और बगल बैठे सर ने बताया कि मैं एनालिस्ट करूँगा किसी के फ्यूचर को लेकर। तो सर इनके पास जाने से यही है कि पहले हम अपने ड्रग को ऐसा डिजाइन करें कि किसी का फ्यूचर पहले जो जिससे हो रखा है वो बचे। दूसरी चीज़, अगर कोई इसे चेक कर रहा है तो जो सेल कर रहा है या जहाँ से भी उठाएगा उसका भी फ्यूचर बचे सर जी। और दूसरी चीज़ सर, अभी रिसेंटली लगभग 4-3 ईयर हो गया सर कोविड का हुआ, तो सर इधर जो सिचुएशन है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट काफ़ी आगे गया है सर, और इसको नज़र देखते हुए सर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टारगेट किया कि हाँ यहाँ पे जाएं, कुछ करें और कुछ अपनी कंट्री को या फिर वसुधैव कुटुंबकम सर होल यूनिवर्स को भी हम कर सकते हैं सर। ठीक है, तो आप भी इन फ्यूचर R&D में जाने वाले हैं। आपका भी सपना है कि कुछ नई चीज़ों को ढूंढा जाए सर, और ऐसी चीज़ों को ढूंढा जाए जो फ्यूचर में हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी पूरी कंट्री के लिए, जितनी भी पब्लिक है हमारे आसपास, उन सभी के लिए बेनिफिशियल हो। अभी कोविड के टाइम पे आपने बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई कि पेंडेमिक में सिचुएशन हमारी ऐसी थी कि ये नहीं पता था कि हम किससे लड़ रहे हैं सर, और ये लड़ाई कब तक रहेगी और इस लड़ाई को कौन कितनी देर तक लड़ पाएगा, क्योंकि आपने मंजर देखा था उस समय के क्या तरीके के हालात थे। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने उस समय पे
बहुत अच्छी तरीके से काम किया और अपने वो जो उसका मकसद था कि हमको कितना जल्दी इस पेंडेमिक से बाहर निकाले, उस इंडस्ट्री ने वो सारे काम कंप्लीट किए अपने। तो निश्चित तौर पर दुनिया में कितना भी बड़ा डिजास्टर आ जाए, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती। और फील्ड्स को आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लीजिए, किसी भी फील्ड को देख लीजिए, मैं सिर्फ एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड को देखेंगे, ऐसे डिजास्टर के टाइम पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, उनको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर में रहो, आप बाहर मत निकलो। और सर हमको सलाह दी गई थी कि आप चल के दुकान खोलिए या फिर कुछ ऐसा करिए फील्ड में आओ, क्योंकि प्रॉब्लम किसको कहाँ हो जाए, कितना आप बेहतर कर सकते हो, कितनी बेहतर मदद कर सकते हो, तो निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है सर। और फ्यूचर में हमको भी ये सुनने को मिलेगा कि हाँ, आप जैसे स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा खोज निकाला है और जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब आप दोनों से थोड़ा सा कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहली चीज़ तो आपने जीपैड की प्रिपरेशन करी होगी, आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करी? और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है, क्योंकि उस समय पे आपके जो सेमेस्टर्स हैं वो चल रहे थे बी फॉर्म के, तो कैसे मैनेज किया इन दोनों चीज़ों को? सर मैनेज करने का बात ये है कि जो प्राइमरी फोकस है वो था जीपैड का सर, क्योंकि सेमेस्टर तो लगा था कि जब 6 सेमेस्टर तक जब आसानी से क्लियर हो गया तो लगा कि हाँ 7th और 8th निकल जाएंगे सर, क्योंकि ऐसा पीछे नहीं हुआ था कि आगे जो हो जाए। दूसरी चीज़ सर, जब 7th सेमेस्टर में मेरी एंट्री हुई थी सर, जब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मैंने नोट प्रिपरेशन करनी शुरू की, तब मुझे याद आया कि नहीं, इसकी नोट बनाने से अच्छा है पहले हम प्रिपरेशन जिसका फॉर्म आगे चल के भरने वाले हैं उसको सर उसकी नोट बनाएं। सर वहीं से प्रोसेस शुरू हुआ और 8th सेमेस्टर तक मैंने नोट बनाया सर, और जब फॉर्म रिलीज़ हो सर मैंने फॉर्म फिल किया। लगभग 1 महीने पहले मैंने जमकर मेहनत किया सर। ठीक है सर, मुझे थोड़ा दुख इस बात का है, थोड़ा रैंक नहीं अच्छा हुआ है, बट सर थोड़ा और मेहनत कर देता तो शायद रैंक भी अच्छी हो जाती, लेकिन सर ये सेमेस्टर वाला टेंशन था। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, वो हमारी रेगुलर स्टडी है, वो होना भी चाहिए, वो होना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि अभी 1 महीने पहले एग्जाम की डेट से 1 महीने पहले आपने जो आपका स्टडी टाइम है उसको इंक्रीज किया होगा। इंक्रीज किया था सर। ठीक है सर, रैंक इंप्रूव कर सकते थे अगर ये पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते थे। हाँ बिल्कुल, तो 1 मंथ बोल रहे हैं, अगर इसको और पहले से ये ड्यूरेशन बना के टारगेट करके चलते सेमेस्टर के साथ, या जो छुट्टियां हो रही हैं ट्रेनिंग पीरियड में, वो चीज़ों को बैलेंस करते ना तो और बेहतर हो सकता था, रैंक भी इंप्रूव। सर बात यही है ना, वही सेमेस्टर वाली प्रॉब्लम आ जाती है बार बार। हाँ, कि आपके पास एक जो जिस फील्ड में आप अभी 6 सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हो, आपके 2 सेमेस्टर बचे हुए हैं रिमेनिंग, तो उनमें आपको बेहतर रिजल्ट ले आना है, उसको भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपने किस तरीके से संदीप जी मैनेज किया कि हाँ कैसे आप प्रिपरेशन भी कर लेंगे साथ ही साथ सेमेस्टर को मैनेज कर लेंगे? सर सेमेस्टर के साथ बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस होता है हमारा जीपैड का, मोस्ट ऑफ द क्या लगभग पूरा सिलेबस ही होता है हमारा जीपैड का, पूरा फर्स्ट ईयर टू 4th, यस सर, फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर पूरा। बिल्कुल, एक्चुअली हम इसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं और हमारा डेडिकेशन भी है, हम जीपैड क्लियर करना चाहते हैं तो। स्पेशली मेरा सर, तो मेरा स्टार्टिंग से ही था, फर्स्ट ईयर से ही था, और कुछ हेल्थ इश्यूज की भी थे मेरे साथ, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मुझे, लेकिन 14 मार्क्स से मेरा इस बार रुका हुआ है जी। अगर आप सेमेस्टर के साथ मैनेज करना चाहते हैं तो आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन के साथ साथ, जैसे आप स्टार्टिंग में आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसकी प्रिपरेशन के साथ साथ जो रेफरेंस बुकें हैं, कुछ आपके लगभग कुछ क्या हमारे यहाँ सारी रेफरेंस बुकें हमारे यहाँ लाइब्रेरी में, तो वहाँ से आप रेफरेंस बुकों से आप पढ़ाई करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और आप में वो कैपेसिटी है कंटिन्यूटी की, रेगुलर आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप एक डिफरेंट नोट्स भी बनाते चलिए सेमेस्टर के अलावा। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर के अलावा कोई नोट्स प्रिपेयर करते चलते हैं और आप रेफरेंस बुकें जैसे KDT, लैकमैन और DM ब्रह्मांकर, ये सारी बुकें अगर आप रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, कवर करते चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 घंटे डेली पर डे अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ देते हैं, आपका इसमें सेमेस्टर भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आप जीपैड के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बिल्कुल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ को फोकस करूँगा जी सर। देखिए, सेमेस्टर जो हम तैयारी करते हैं या जो हमने पढ़ाई करी है वो सारी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे आते हैं। जी सर, तो हमको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाई इस तरीके से नहीं करनी होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है सर, वही मैंने 1-2 घंटे एक्स्ट्रा की बात की थी सर। हाँ, तो आपको ये रेगुलरिटी आपको स्टार्टिंग से लेके ये सेट करके रखना पड़ेगा कि हमको अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमको वो एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये सर, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अलावा। बिल्कुल सर।
तो और बीफॉर्म का जितना ऑलमोस्ट सिलेबस है वो सारी चीज़ें हमको वही जीपैट में मिलने वाली होती हैं। बस थोड़ा सा डीपली अगर हमने ध्यान दिया हुआ है चीज़ों पे, और अपनी जो सब्जेक्ट की बुकें जो हम जनरली लेके पढ़ते हैं उनके अलावा हमको रेफरेंस बुकों पे फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ उनसे पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि किस तरीके से आपने तैयारी करी और किस तरीके से टाइम को मैनेज कर लिया सेमेस्टर के साथ। अब बात करेंगे कि कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है हमारे पास सर? या आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी? सर मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि सेमेस्टर के साथ ही क्रैक करना है। बाय द वे मेरा हुआ नहीं, सो इस वजह से मैं फिर भी लेकिन कहना चाहूँगा, अगर मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने अपना 100% नहीं दिया इस चीज़ को, तो इसी वजह से मेरा नहीं हुआ, जो कुछ रुका हुआ है मेरा। अगर मैं 100% देता तो डेफिनेटली मेरा हो जाता। लेकिन अगर सेमेस्टर के साथ कर सकते हैं तो बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे कि 4 साढ़े 4 बजे तक लगभग कॉलेज चलता है। कॉलेज से छूटने के बाद हम लोग रिफ्रेश हो सकते हैं 5 साढ़े 5 6 बजे तक। अगर हम 6 बजे से भी 2-3 घंटे जो रेगुलर क्लासेज में पढ़ाए गए हैं उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1-2 घंटे लगभग 10 से 11-12 1-2 घंटे अगर हम कंटिन्यू करते हैं उसको, कि जीपैट के लिए हमको कुछ देना है। क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं और अच्छे कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, आपका सपना बड़ा है, तो आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा घंटे आपको देने पड़ेंगे अध्ययन के लिए। तो स्पेशली मेरा जो क्राइटेरिया रहता था कि मैं शाम को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में बिलीव करता था, लगभग 10 से 11 बजे तक, और मॉर्निंग में भी अगर हो सकता था रिवीजन करने का, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से बचने की कोशिश करता था। मैं यही सोचता था कि जो मैं शाम को पढ़ लूँ मॉर्निंग में वही रिवाइज कर लूँ। हाँ, ठीक है। आपका क्या पॉइंट है कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? सर पहली बात तो ये सर कि हमें किसी भी एग्ज़ाम को इतना टफ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम पहले से सोच के रखेंगे ये टफ है तो वो सच में टफ हो जाएगा सर, वो मोरल डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी चीज़ सर ये कि अगर हम जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझ के ना करें कि हमें सेमेस्टर अलग लेकर चलना है, जीपैट अलग लेकर चलना है। अगर हम सर जीपैट का सिलेबस देखें तो वही हमारे सेमेस्टर में डिवाइडेड हो जाते हैं। अगर हम जीपैट कवर कर लेते हैं तो सेमेस्टर हमारा ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा सर। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ है सर, हमें रेडीमेड कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैं सर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रेडीमेड जैसे सर ऑनलाइन कोचिंग हो गया या फिर कहीं से मॉड्यूल वगैरह परचेस करना, ये सर केवल रेडीमेड बना के आपको सॉर्ट आउट करके दे दिया जाता है। अगर वही चीज़ हम रेफरेंस बुक उठा के देखें तो कॉपी पेस्ट रहता है सर। अगर हम वही चीज़ देखें तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट समझने को मिलेगा सर, तो इससे हमारी प्रिपरेशन अपर लेवल की रहेगी। और रही बात क्वालिफाई करने की सर, तो प्रिपरेशन कैसा भी हो क्वालिफाई ऑलमोस्ट हो ही जाता है, लेकिन बात रहती है सर रैंक बनाने में, क्योंकि जो मज़ा सर रैंक बनाने में हो वो क्वालिफाई करने में नहीं आता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। तो आपका ये मानना है कि जैसे हम रेडीमेड मटेरियल्स किसी अपने टीचर से, किसी कोचिंग से, कहीं से भी अरेंज कर लिया, वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना हम खुद से फोकस करें, कई सारी बुकों का इस्तेमाल करें, वहाँ से फिर हम पढ़ें और नई नई चीज़ों को वहाँ से जो लाइंस रेडीमेड मटेरियल से छोड़ दी गई। एक्चुअली ये होता है, आप देखेंगे कि जब हम किसी सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उस सिलेबस को एक बार डिज़ाइन कर दिया गया, डिज़ाइन करने के बाद फिर क्या होता है, जब अलग अलग उसकी बुकें तैयार करी जाती हैं या अलग अलग नोट्स अलग अलग लोगों की ढूंढी जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो जिन पे बार बार फोकस किया जा रहा है, धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ाते हम चले जाते हैं। जिन पे फोकस नहीं किया गया है सिलेबस में या आने वाले किसी भी एग्जाम में, वो चीज़ें हमारी पीछे छूटती जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारे साथ होता है हर जगह पे। आप किसी प्रिपरेशन के लिए, तो जिस फील्ड से या जिस टॉपिक से या जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उन पे ज़्यादा लोग फोकस करने लगते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और सब्जेक्ट से और टॉपिक्स जो हैं हमारे वो पीछे छूट जाते हैं। तो उसके लिए हमको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा आपका मानना है और हम सभी का मानना है कि ऐसा करना ही चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है कि आप बुक से ही पढ़ें। आप रेडीमेड मटेरियल का इस्तेमाल मत करें, आप जो आपकी बुक है उसको पढ़ें, उनमें से सर रेडीमेड मटेरियल में होता क्या है सर, उसमें ट्रिक बना देते हैं और ट्रिक हम रट के एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सर हमने जीपैट क्वालिफाई क्यों किया है, उसमें टॉप क्यों किया है, हमें इन्फॉर्म अच्छे कॉलेज से करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, तो सर हमें नॉलेज भी रहना जरूरी होता है, क्योंकि सर ट्रिकी क्वेश्चन कुछ समय के बाद हमें भूलना पड़ता है। मेन रीजन सर ये है जो रेडीमेड मटेरियल उससे कांसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती। यस सर, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो इन डेप्थ हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं, उसके साथ 2-4 चीजें और भी जान जाते हैं सर, क्लियरिटी हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि इन फ्यूचर जीपैट एग्जाम को अगर किसी चीज के लिए रखा गया है, पहला बैरियर बना के कि आप इसको क्रैक करेंगे तब इस फील्ड में आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतना नॉलेज हमको उस सिलेबस का पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तब हम उस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सभी से, चारों से, आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, या सिर्फ जूनियर को नहीं, इस फील्ड में रहने वाले किसी भी आदमी को?
सर इस फील्ड में ही क्या, बाकी सारे फील्ड में भी हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो भी करने के लिए, जहाँ पे भी एडमिशन लिए, अभी जो भी करने के लिए हम तैयार होंगे, जो भी हमारा एम है सर, हम उसे बाकायदा फोकस करें और उसके साथ साथ जो भी हमसे और भी एक्स्ट्रा वर्क हो पाए वो भी अपना कंट्रीब्यूट देने का कोशिश करें सर। तो जो हमारे अचीवमेंट हो जाएंगे सर। ठीक है, संदीप जी आप क्या मैसेज देंगे? मैं सर डी क्यूब वाला फार्मूला बताऊंगा। बहुत पॉपुलर भी है, लोग यूपीएससी में भी फॉलो करते हैं। मतलब फार्मूला ये है कि डी क्यूब का मतलब, पहले डी का मतलब डिटर्मिनेशन। पहले तो आपका डिटर्मिनेशन सही होना चाहिए कि हमको करना क्या है, जीपैट करना, नाइपर करना है, हमारा टारगेट कितना बड़ा है। फिर सेकंड चीज़ है डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन के साथ आपके पास डिसिप्लिन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन 4 घंटे बैठ के पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं आज कल 4 घंटे पढ़ लिए थे, आज पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 4 घंटे बल्कि 1 ही घंटे पढ़िए, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, क्योंकि वही सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और तीसरा है डेडिकेशन। डिसिप्लिन तो हो गया, डेडिकेशन आपका एकदम, आप उसको लेके डेडिकेटेड कितने हैं। आप 5%, 10%, या फिर आपके किसी गार्जियन ने या किसी रिश्तेदार ने सजेस्ट कर लिया, भैया देखो जीपैट होता है, कर लो, हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप भी उसमें डेडिकेटेड होना चाहिए, आपका भी 100% उसमें जाना चाहिए, जो मेरे साथ नहीं हुआ स्पेशली, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं हो जाएगा अच्छे तरीके से। आपका कैसा क्या मैसेज रहेगा? सर मेरा मैसेज ये है कि जैसे सबसे पहले जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका एक टाइम बनाएं कि हाँ उनको किस टाइम पे वो स्टडी करनी है। जैसे मेरा मानना है कि हम जो स्टडी करते थे वो हम 12 बजे के बाद करते थे, खाना खाते थे, सोते थे, उसके बाद करते थे 1 बजे 2 बजे रात में, ये मेरा टाइम था। 3 बजे तक करते थे, फिर उसके बाद सोते थे, फिर उसके बाद 6 बजे से मेरा वही जो स्टडी किए रहते थे उसको हम रिविज़न करते थे। उससे ये रहता था कि माइंड फ्रेश रहता था और हेल्थ भी एकदम सही रहती थी। जैसे बहुत लोग हैं कि रात तक पढ़ लेते हैं तो उससे आई के नीचे डार्कनेस हो जाता है। हाँ, एक तो दिन ये का चीज़ काम भी नहीं देखा है, जाता ये काम हमको लगातार करते रहना है। एक दिन का है कि हाँ एक दिन मेहनत कर ली, पूरी रात जग के पढ़ लिया, फिर उसके बाद ये काम हमको लगातार करना है। तो हमको एक मैनर बनाना पड़ेगा कि नहीं हाँ हमको इतने समय तक पढ़ना ही है, फिर इस समय के बाद फिर ये काम करने हैं। और हमको इसके साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। नितिन जी आपका क्या मैसेज रहेगा अपने जूनियर्स को? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आगे आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। हाँ हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं। जब आपका गोल डिसाइड हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ उसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी है, कितना उसके लिए टाइम देना है। और मुझे लगता है कि अगर आपको भविष्य में कोई भी जॉब करनी है या कोई भी बिजनेस करना है उसके लिए सबसे पहले आपको अपडेट रहना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है इस समय AI का ज़माना है, तो इस समय शायद मेडिकल कोडिंग की शायद डिमांड इस समय ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। मुझे लगता है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अपडेट रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और इसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी प्राइवेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ आपको पर डे मिनिमम 20 MCQ जरूर सॉल्व करना चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो फार्मेसी के हों, चाहे वो GK GS हों। मिनिमम आपको 20 GK GS या 20 फार्मेसी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको अलग अलग पार्ट के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। तो आपको जब आप कोई नया एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता रहेगा हाँ ये एग्ज़ाम, ये मतलब क्वेश्चन मैंने देखा था आगे। बिल्कुल। तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा कि हाँ मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का ऐसा मानना है कि फील्ड अगर फ्यूचर में हमको आगे बढ़ना है और लगातार एक कामयाबी की तरफ बढ़ते रहना है तो हमको टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एक अनुशासित जीवन अगर हम जीते हैं तो वो हमारे लिए हर फील्ड में बेहतर ही रहेगा, चाहे वो हमारी स्टडी लाइफ हो या फिर हम कहीं जॉब में होते हैं या हम नॉर्मल घर पे भी हैं। तो एक डिसिप्लिन मैनर में अगर हम हैं तो निश्चित तौर पर औरों के कंपैरिजन में हमारी लाइफस्टाइल बेहतर होगी। यस सर। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है कि अगर हमने कोई एक्स्ट्रा बर्डन लिया है तो उसके साथ हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हमको स्ट्रगल करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी जैसे GPAT जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको और उससे रिलेटेड जो साथ की चीज़ें हैं उसको छोड़ देनी है। उसके साथ उसको इस तरीके से मैनेज करना है, उसकी सिलेबस को ध्यान से देखना है कि हाँ उसमें से कितनी चीज़ें यहाँ से मिल जा रही हैं, उस तरीके से हमने उसको मैनेज कर लिया, दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो हम सभी का ऐसा मानना है कि जीवन में
ऐसा नहीं है कि हम सेमेस्टर के साथ जीपैट की तैयारी नहीं कर सकते या हम अपने सेमेस्टर के साथ और कोई स्टडी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है किसी काम को करने की, ऐसी लगन है किसी काम को करने की, तो हम 100% अपना दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमको पहले से डिसाइड करके और उसी तरफ बढ़ना होगा लगातार। यस सर। जो भी मुश्किलें आएंगी उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते रहना है, हर बैरियर्स को तोड़ते हुए। यस सर। और सर मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि उतना फीस एफर्ट नहीं कर सकते तुरंत आफ्टर बी फॉर्म। ठीक है। तो उसके लिए अदर भी कई जॉब्स वगैरह हैं, कुछ अदर भी इसके लिए कई जगह अपॉर्चुनिटी रहती है कि आफ्टर बी फॉर्म आप कहीं भी जा सकते हैं, एज ए इंडस्ट्री, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए DI आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एम फॉर्म करेंगे तभी आपको अच्छी सैलरी की जॉब मिलेगी या अच्छा कोई रिस्पेक्टेड जॉब मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। आप बी फार्मा करने के बाद भी अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब पा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कंसिस्टेंट और कितना रेगुलर वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमने हमारे चारों बच्चों ने अभी ये बता दिया कि हाँ ये एम फॉर्म करेंगे, तो एम फॉर्म करने के बाद ही ये इस फील्ड में जा सकते हैं। यस सर। बी फॉर्म करने के बाद भी आप इन सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। बस आपकी मेहनत, आपकी लगन, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस फील्ड को बेहतर बनने के लिए उस फील्ड में। और वही चीज़ें जब आप एम फॉर्म कर लेते हैं तो आप अपने नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा सा बी फॉर्म के लेवल से एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है उन चीज़ों का। और सर रिसेंटली ये भी मैसेज आया है कि आप आफ्टर बी फॉर्म आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। जी एक नई अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए आई है। जी, वो गवर्नमेंट की अलग अलग गाइडलाइंस हैं कि आप ये कुछ समय के बाद हो सकता है कि चेंज हो जाए, या कुछ समय पहले कुछ और रूल्स थे, आज ये रूल्स बनाए गए हैं। तो थोड़ा सा आप समय के साथ अपडेट होते रहिए, आप नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते रहिए कि आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जितना आप इजीली कर सकते हो जितना बेहतर, तो उसके बारे में जानकारी आप इकट्ठा करते रहिए। अगर बी फॉर्म कर रहे हैं या बी फॉर्म करना चाहते हैं या एम फॉर्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड आपको जानकारी सारी इकट्ठा करके रखनी है। और ये डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज कर लिया तो अब 1 महीने बाद जानकारी लेंगे। सर मैं वही कहता हूँ सर, एक दिन की जीत से हाँ। सिकंदर नहीं बनेंगे। एक दिन के जीत से सिकंदर नहीं बना जा सकता है ऐसा। लड़ना पड़ेगा तभी सिकंदर बन सकता है। जी, तो जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे 8 घंटे पढ़ लें, आप 1 ही घंटा पढ़, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी तरह हाँ, कितना बेहतर तरीके से। ठीक है, अब इन बच्चों से भी विदा लेंगे और ये हमारे बच्चे निश्चित तौर पर अपनी जो इनका लक्ष्य है, जो इनका गोल है, वहाँ तक ये पहुँचेंगे और हम सभी को गौरवान्वित करेंगे, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को, सभी को गौरवान्वित करेंगे। ऐसी उम्मीदें हैं इनके साथ और हमारी तरफ से, संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। धन्यवाद।